तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 13 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसकी टाइमिंग है 4:30 से 6:30। ठीक है, आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपसे निवेदन है। बाकी आज के जो प्रश्न हैं वो किसके द्वारा भेजे गए हैं, तो रोहन कुमार जी के द्वारा जो देवास से इनके 83 नंबर आए हैं। इसके अलावा सतीश रावत जी के द्वारा भेजे गए जिनके 78 नंबर हैं और ये मुरैना के रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि लगातार 12 सितंबर तक डिटेल में एग्जाम एनालिसिस सबसे अच्छा केवल आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले एमपी जीके के प्रश्न और जीके जीएस के प्रश्न कहां से पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है। यह प्रश्न पूछा गया था, आप सबको पता होगा। चलिए बता देते हैं, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है। तो डिटेल में इस प्रश्न के बारे में जानकारी देख लेते हैं। नदियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सी नदी कहां से निकलती है, यही प्रश्न ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के ताला कावेरी में 1341 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट की ब्रह्मागिरी श्रेणी की पहाड़ी से होता है। ठीक है, तो पूरा डिटेल में हमने आपको बता दिया किस पहाड़ी से होता है, कितनी ऊंचाई है और किस स्थान से होता है। तो ताला कावेरी नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। मुख्यतः आपको ऑप्शन में कर्नाटक का कुर्ग जिला जो दिया हुआ था, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले से होता है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। लास्ट में आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है और इस शिफ्ट के टॉप 5 स्कोर क्या रहे हैं, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। कौन कौन से राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, क्योंकि आजकल राज्यों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कौन सी नदी कहां से होकर के बहती है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी बहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 16 वाली शिफ्ट में भी हमने एग्जाम एनालिसिस में बताया था, वहां पर भी आपसे नदियों के 2 प्रश्न पूछे गए थे। हो सकता है हम कल आपके लिए नदियों की ही वीडियो लेकर के आए। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, यह प्रश्न पूछा गया। इतिहास से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सही आंसर है अलाउद्दीन बहमन शाह जो है वो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। चलिए कुछ जानकारी देख लीजिए। तो बहमनी सल्तनत की बात करते हैं, 1347 से 1518 तक इसकी टाइमिंग रही है। टाइमिंग भी आपको याद रखना, आगे पूछा जा सकता है। दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। इसकी स्थापना एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। इसका प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। अब आपसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये आगे पूछा जाएगा। तो हरिहर बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, आगे पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, बाद में जो आपका बहमन साम्राज्य था, इसका विघटन हो गया, जिसके फलस्वरूप गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बिरार और अहमदनगर इन राज्यों का उदय हुआ था। ये सारे जो राज्य हैं ये आपके बहमनी साम्राज्य के टूटने से ही स्थापित किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर के युद्ध के बारे में आज प्रश्न आपका पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। 22 और 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए देखते हैं। तो बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ा था, तो हेक्टर मुनरो लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। इससे पहले भी रॉबर्ट क्लाइव वाला प्रश्न कल वाले एग्जाम में पूछा गया था, हमने आपको बताया था। ठीक है, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने अंग्रेज कंपनी से लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो भारत की तरफ से कौन था, तो सुजाउद्दौला थे और आपके शाह आलम मुगल बादशाह था और ये कासिम था। ठीक है, ये लोग भारत की तरफ से थे। बाकी अंग्रेजों की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो ने युद्ध लड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। लोक नृत्य से बहुत सारे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, तो 2 वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, एक नदी की और एक लोक नृत्य की। ठीक है, चलिए आज सुबह पादप जगत वाली वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जाकर के जरूर देख लेना। वहां से 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं। पादप जगत का वर्गीकरण, टेरिडोफाइटा क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, आज भी 2 प्रश्न जिम्नोस्पर्म वाले पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए। तो भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। यहाँ पर जोड़ी मिलाने के लिए आया था कि भरत के सामने क्या मिलाया जाएगा, तो भरत के सामने अट्टम को मिलाया जाएगा, ऐसे जोड़ी मिलाने को आया था। फिलहाल हम पूरी जानकारी आपको दे देते हैं भरतनाट्यम नृत्य के बारे में। इस नृत्य शैली के प्रेरणा स्रोत चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से आते हैं। जो चिदम्बरम में मूर्तियां हैं उनमें जो मूर्तियों की शैली बनाई गई है, वहीं से इस नृत्य का उद्गम होता है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है, तो सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम है।
इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा विकसित एवं प्रसारित किया गया था। किसने शुरुआत की थी? तो तमिलनाडु में देवदासियों ने इसकी शुरुआत की थी। आजकल बहुत डिटेल में प्रश्न पूछ रहे हैं, जो नृत्य वगैरह प्रश्न आ रहे हैं। इस नृत्य का प्राचीन नाम सादीर या फिर दासी अट्टम भी है। याद रखना भाई, मोहिनी इसको जो आपका भरतनाट्यम है, इसी को दासी अट्टम या फिर सादीर भी कहा जाता है। ठीक है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? ये प्रश्न भी बता रहे हैं, पूछा गया, तो ये आपका केरल का लोक नृत्य है मोहिनी अट्टम। ये भी आपको याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? लगातार रिपीट हुआ है। कल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, आज फिर से रिपीट हुआ है। कल भी आपको डिटेल में जानकारी दी थी, आज भी आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कल कुछ अलग जानकारी दी थी, आज कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण को लेकर के लोगों में जागरूकता पैदा की जाए। इस वर्ष की थीम क्या है? आगे आपसे थीम भी पूछी जाएगी। फिलहाल तो आपसे डायरेक्ट दिवस पूछा जा रहा है, आगे थीम भी पूछी जाएगी। तो इस वर्ष की थीम है प्लास्टिक पॉल्यूशन से मुक्ति। इस वर्ष की पर्यावरण दिवस की थीम रही है 2023 की। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश से एकमात्र प्रश्न पूछा गया, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। भाई सबको पता है ना। चलिए देख लीजिए, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान है। इस स्थान का मूल नाम मूलतापी है। याद रखना, ये मूल नाम इतने डिटेल में आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मुल्ताई का मूल नाम मूलतापी है। इतना डिटेल में एग्जाम एनालिसिस कोई करवाता भी आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, आपके सक्सेस जंक्शन पर ही डिटेल में और बहुत अंदर की जानकारी आपके लिए हम लेकर के आते हैं। ठीक है, चलिए, जिसका अर्थ है तापी का मूल या फिर तापी माता। ठीक है, हिंदू मान्यता के अनुसार ताप्ती को सूर्य एवं उनकी एक पत्नी छाया की पुत्री माना जाता है और ये शनि की बहन मानी जाती है। ताप्ती नदी उद्गम बता दिया मुल्ताई में। इसका अंत कहाँ पर होता है? तो अरब सागर में जाकर के ये नदी गिर जाती है। किसके समांतर बहती है? तो नर्मदा नदी के समांतर बहती है। क्या बनाती है? तो एस्चुरी का निर्माण ये करती हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1770 में हिंदुस्तान बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं कुछ जानकारी। 1947 में अंग्रेजों से मिली आज़ादी के पहले भारत में 600 से ज़्यादा बैंक सक्रिय थे। भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में खोला गया था और इसके साथ ही भारत में बैंकिंग व्यवस्था की नींव डाली गई। हालांकि 1832 में इस बैंक को बंद कर दिया गया। कब बंद कर दिया गया? 1832 में इस बैंक को बंद कर दिया गया था। और ये खुला कब था? तो 1770 में ये बैंक खोला गया था। इससे पहले लगभग 600 बैंक भारत में हुआ करते थे। मतलब 1947 में आजादी से पहले 600 बैंक। भाई आपका लड़का क्या कर रहा है? भाई बैंक खोल के बैठा है। भाई आपका लड़का क्या है? भाई बैंक का मालिक है। मतलब इतने सारे बैंक खोल रखे थे। बाद में जो है इनका राष्ट्रीयकरण वगैरह किया गया। आपको पता है 13 बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। वो सब भी हम आपको आगे बताएंगे। बैंकिंग सिस्टम से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आरबीआई से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स की 2 वीडियो हमने बना रखी भाई, वहाँ से 4 से 5 प्रश्न डेली देखने को मिल रहे हैं इकोनॉमिक्स के। वो दोनों वीडियो आप देख लेना, सर्च कर लेना, इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन। दोनों वीडियो एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको समझाया है। सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, आरबीआई के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ये दोनों वीडियो हमने कल ही डाल दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? पंजाब के लोक नृत्य के बारे में पूछा गया था। तो जो गिद्दा है वो आपका पंजाब का लोक नृत्य है। अब पंजाब के सभी नृत्यों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि आगे प्रश्न बनता रहेगा। तो पंजाब के लोक नृत्यों को पुरुष या फिर महिला लोक नृत्यों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जहाँ भांगड़ा, झूमर, लुड्डी, जूली, डंकारा और धूमल पुरुष का लोक नृत्य है। अब ये प्रश्न बनेगा, इनमें से कौन सा लोक नृत्य पुरुष करते हैं पंजाब में? तो जितने सारे लोक नृत्य आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब पुरुष के लोक नृत्य हैं। ठीक है, जबकि सम्मी, गिद्दा, जागो और किक्की ये महिलाओं के लोक नृत्य हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड आपकी तेज रख रहे हैं हम, क्योंकि आपके पास में भी समय नहीं है वीडियो को देखने का। एक एक 2-2 घंटे का वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। किसी का वीडियो 1-2 घंटे आप एग्जाम एनालिसिस ही देख रहे हैं, क्या मतलब है? मात्र 10 से 15 या फिर 15 से 20 मिनट में आपको पूरा जानकारी हम आपको दे देंगे तीनों सब्जेक्ट की। ठीक है, यही हमारी स्पेशलिटी है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड हमारी तेज रहती है। ठीक है, उसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करंट अफेयर से यह प्रश्न पूछा गया है। तो कृष्णन रामानुजम जो हैं वो वर्तमान में नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। चलिए कुछ जानकारी देख लीजिए। तो आईटी उद्योग निकाय नेस्कॉम, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ये नेस्कॉम की फुल फॉर्म होती है। ये आपको पढ़ करके जाना, क्योंकि आगे आपके एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक वरिष्ठ कार्यकारी कृष्णा रामानुजन को 2022-23 के लिए अपना अध्यक्ष इन्होंने नियुक्त किया है। ये टीसीएस के जो है एक वरिष्ठ अधिकारी थे। कृष्णन इससे पहले नेस्कॉम के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो पहले उपाध्यक्ष थे, अब इनको अध्यक्ष बना दिया गया है नेस्कॉम का।
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हिमालयी नदियों से एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछा गया था, तो चलिए हिमालयी नदियों के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो हिमालयी नदियों की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो देखिए, इसमें जल प्रवाह की कभी भी कमी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हिमालय पर ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और इसमें जल बराबर आता रहता है। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि गंगा नदी सूख गई भैया, गंगा नदी सूख गई, यमुना नदी सूख गई, कभी नहीं सूखती हैं ये नदियाँ। क्यों? क्योंकि ये हिमालय से निकल कर के आती हैं और यहाँ पर ग्लेशियर होते हैं। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ मार्ग बदलती रहती हैं, लगातार मार्ग बदलती रहती हैं और अलग अलग नदियों में परिवर्तित हो जाती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, बड़ी नदियाँ आसपास की छोटी नदियों का हरण कर लेती हैं और ये छोटी नदियाँ इन्हीं विशाल नदियों में विलीन हो जाती हैं। मुख्य नदियाँ आपकी कौन कौन सी हैं? तो गंगा है, यमुना है, ये सारी नदियाँ हिमालयी नदियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? ये प्रश्न पूछा गया। तो आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए गए थे। देखिए, आइजैक न्यूटन ने हमें गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था। ये प्रश्न आपका पूछा गया है। आइजैक न्यूटन के अनुसार इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप सीधे उनके द्रव्यमान के उत्पाद के समानुपाती होता है और अप्रत्यक्ष रूप से उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। कुल मिलाकर इतना डिटेल मत जाइए, बस इतना याद रखिए, जो आपके गुरुत्वाकर्षण के नियम है वो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, और जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसी नियम को गुरुत्वाकर्षण का प्रतिलोम वर्ग का नियम भी कहते हैं। कहीं पूछ ले भाई गुरुत्वाकर्षण का प्रतिलोम वर्ग नियम किसने दिया? आप पूछ रहे हैं यार गुरुत्वाकर्षण के नियम तो आइजैक न्यूटन ने दिए थे, प्रतिलोम वर्ग का नियम तो पता ही नहीं है। तो वो भी आइजैक न्यूटन के द्वारा ही दिए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, एनीमिलिया के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जोड़ी मिलाने के लिए आया था एनीमिलिया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और ये प्रश्न यह वीडियो में आज सुबह हम कवर करा चुके हैं। ठीक है, तो टैपवार्म जो है एनीमिलिया के अंतर्गत आता है। पहले एनीमिलिया के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दें तो जंतु जगत को एनीमिलिया कहते हैं। सभी प्रकार के यूकैरियोटिक बहुकोषी तथा विषमपोषी, याद रखना, यूकैरियोटिक बहुकोषी तथा विषमपोषी जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, ऐसे जीव आते हैं। यह यूकैरियोटिक बहुकोषी विषम पोषी प्राणियों का वर्ग है। कौन कौन आता है? इनमें क्या होता है, कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं से बना होता है, यानी कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, जितने भी जंतु हैं वो सब इसके अंदर आते हैं जो दूसरों से भोजन पर आश्रित रहते हैं। जैसे आपके जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनमें से कौन से पौधे एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं? तो एंजियोस्पर्म में चावल होता है, मक्का और गेहूं, ये सब एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। ये सारी वीडियो बना चुके हैं भाई, आज सुबह देख लेना। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ये सब बना चुके हैं। अब ये एंजियोस्पर्म के उदाहरण देख लीजिए। चावल, मक्का और गेहूं सहित अनाज भी एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं। इन पौधों में परागण प्रक्रिया पवन के द्वारा की जाती है, यानी इसमें जो परागण होती है वो हवा के द्वारा इसमें परागण होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एंजियोस्पर्म में परागण कैसे होता है? तो हवा के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए, ये आपका जी का जी साइंस हो गया। मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में आज वर्ग से एक प्रश्न पूछा गया है और आज अभी बता दें आपको एलजेब्रा से भी इसमें आज प्रश्न पूछा गया है। अभी तक एलजेब्रा से प्रश्न नहीं आ रहे थे, लेकिन भाई आज एलजेब्रा से एक प्रश्न पूछा गया है। आगे एलजेब्रा के प्रश्नों की आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, एक प्रश्न आपका वर्ग का हो गया, एक आयत का हो गया। एलसीएम एचसीएफ से 2 प्रश्न पूछे हैं, 2 प्रश्न आपके परसेंटेज से पूछे हैं, एक प्रश्न आपका करणीय घात से। अब देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक टॉपिक पकड़ लेते हैं, वहां से 5 से 6 क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे इन्होंने विभाज्यता के नियम को पकड़ रखा है। 5 प्रश्न विभाज्यता के नियम से आए थे, जिनमें 18, 26 और 13 इनके नियम से कटने वाली संख्याओं के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम को अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, सीआई से भी इन्होंने पकड़ रखा है। तो सीआई के 4 से 5 प्रश्न, मतलब बंच में प्रश्न दे रहे हैं शुरू में, तो 4 से 5 प्रश्न कंपाउंड इंटरेस्ट के पूछे जा रहे हैं। वहीं प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो 5 से 6 प्रश्न। अब ये तीनों टॉपिक ही मिला करके आपके लगभग 16 से 17 प्रश्न को कवर कर रहे हैं, विभाज्यता के नियम, सीआई और प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो 5 से 6 प्रश्न प्रॉफिट लॉस के। सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न आपके पूछे हैं, मिक्सचर और एलिगेशन से 2 प्रश्न, प्रॉफिट लॉस का हमने आपको बता दिया 5 प्रश्न, एवरेज के 2 प्रश्न हैं, मेंसुरेशन से भी 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एलसीएम के 2 प्रश्न हैं जिनमें एक आपका एवरेज का पूछा गया है और 2 प्रश्न आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सेम पैटर्न चल रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न, ब्लड रिलेशन, यहाँ पर भी ये लोग क्या है टॉपिक पकड़ ले रहे हैं। ब्लड रिलेशन के 5 से 6 प्रश्न इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। वहीं एक प्रश्न डायरेक्शन का, आइदर और नाइदर नॉर से आपके 3 से 4 प्रश्न या तो और यदि वाले से पूछे गए हैं। इनइक्वलिटी का भी एक प्रश्न यहाँ पर नया देखा गया, इनइक्वलिटी ए ग्रेटर देन बी वाले से यहाँ पर एक प्रश्न बताया गया कि आज आया हुआ था। ठीक है, मिसिंग लेटर से 3 प्रश्न आए हैं, जो मिसिंग लेटर के बारे में आपको पता है, ए बी डैश बी सी
डैश ऐसे बीच बीच में स्थान छोड़ देते हैं, फिर ऑप्शन दिया रहता है, उसको भरना रहता है। तो मिसिंग लेटर से 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न आपके रैंकिंग से पूछे गए हैं। और वाटर और मिरर इमेज, इसको भी इन लोगों ने पकड़ रखा है। 6 से 7 प्रश्न दोनों को मिला करके यहाँ पर पूछे गए हैं, वाटर और मिरर इमेज के। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। हो सकेगा तो एक आध दिन हम इसके ट्रिक भी आपको बता देंगे। कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न हैं, सीरीज के 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न आपके वर्णमाला से अल्फाबेट से पूछे गए हैं, साइलॉग के 2 प्रश्न हैं और कथन निष्कर्ष और कार्यवाही से भी 1 प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और ओवरऑल की बात कर लेते हैं। ओवरऑल की बात करें भाई तो जीके जीएस को मिलाकर के 22 प्रश्न आज आपके पूछे गए हैं। वहीं साइंस की बात करते हैं तो 15 प्रश्न आपके साइंस के हैं, जिनमें 10 प्रश्न आपके बायो से पूछे गए थे और 10 में से भी 5 प्रश्न आपके एंजियोस्पर्म यानी कि पादप जगत से पूछे गए हैं और जंतु जगत से। तो पादप जगत की वीडियो हमने बना दी है, जंतु जगत के क्वेश्चन आने लगेंगे तो जंतु जगत की भी वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। एनिलेडा क्या होता है, मोनेरा क्या होता है, अगर यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और आपके कितने नंबर आए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैथ में आपके 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीजनिंग में आपके 31 क्वेश्चन के लगभग पूछे गए हैं। टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं तो आज के शिफ्ट के टॉप 5 स्कोर है 85, 82, 78, 75, 67, 64। ये आज के टॉप 5 स्कोर देखने को मिले हैं। कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो शिफ्ट जो है आपकी वो मॉडरेट लेवल की थी, ज़्यादा कठिन नहीं थी, ज़्यादा सरल भी नहीं थी। तो इस शिफ्ट का कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद में 68 टू 70 के आसपास जा सकता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद में ये नंबर हो सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद आपका फिजिकल है, आपको पता ही है, तो 100 नंबर का फिजिकल आपका है, इसकी भी तैयारी आपको करनी है। सजेशन की बात कर देते हैं कि क्या सजेशन आपको दिया जा सकता है, तो प्रीवियस ईयर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वहीं पर लूसेंट की विविध भी आपको पढ़ करके जाना है। लूसेंट की विविध से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पादप जगत का सुबह वाला वीडियो जरूर देख करके जाना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हमने जो पटवारी के टाइम पर इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाई थी वो दोनों वीडियो यहाँ पर हमने डाल दी हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव चैनल में इसमें हमने डाल दी, जाकर के भाई सर्च करके ज्वाइन कर लेना। और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, कल की दोनों वीडियो की पीडीएफ यहाँ पर डाल दी गई है और इस वीडियो की पीडीएफ भी यहाँ पर डाल दी जाएगी 24 घंटे के बाद में, ठीक है। और ये हमारा फ्री स्टडी मटेरियल का टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, जैसे कि मैथ्स की राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, मैथ की किताब, पिनाकल की किताब, सब कुछ यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप जो है जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। और ये एक तरह का डिस्कस ग्रुप है, आप वहाँ पर जानकारी भी ले सकते हैं। भाई इतना हमने आपके लिए कर दिया, अब ये आपका फर्ज बनता है कि भाई वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेंगे। फालतू का एडवर्टीजमेंट हम करते नहीं है, कोई किताब हम चलाते नहीं है, ठीक है ना। सीधे आपका समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एनालिसिस देने का हम प्रयास करते हैं। अगले किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो भाई अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। बाकी कल सुबह सबसे पहले हम आपके लिए एक कोई वीडियो लेकर के आएंगे, चाहे वो नदियों वाला वीडियो होगा, चाहे वो आपका नृत्य वाला वीडियो होगा, एक वीडियो हम लेकर के आएंगे कल सुबह, ठीक है। उसके बाद में कल 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम आपके लिए सही समय पर लेकर के पहुंच जाएंगे। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं कल सुबह आपका सुबह वाले एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, और लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक भी जरूर कर देना। धन्यवाद।